केंद्र सरकार देश में कुल 9,400 शत्रु संपत्तियां बेचने की तैयारी कर रही है। इनको बेचने से 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। इस काम के लिए सरकार ने 3 समितियां बनाई हैं। इससे पहले नवंबर 2018 में 3,000 करोड़ रुपए के बराबर शत्रु संपत्तियां बेचने का फैसला किया गया था। आखिर क्या है शत्रु संपत्ति और सरकार क्यों इन संपत्तियों पर कब्जा जमा रही है? नमस्कार दोस्तों, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश शत्रु की संपत्ति। आप पूछेंगे कि ये एनिमी प्रॉपर्टी अर्थात शत्रु संपत्ति क्या भला है? तो शत्रु संपत्ति का सीधा सा मतलब है शत्रु की संपत्ति, दुश्मन की संपत्ति। फर्क बस इतना है कि वो दुश्मन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि मुल्क का है, जैसे पाकिस्तान और चीन। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो अपना सब कुछ उठाकर नहीं ले गए, बहुत कुछ पीछे छूट गया। घर, मकान, हवेलियां, कोठियां, जमीन, जवाहरात, कंपनियां वगैरह वगैरह, इन सब पर सरकार का कब्जा हो गया। आसान भाषा में यूं समझिए कि जिनका इन संपत्तियों पर मालिकाना हक था वो तो चले गए, पराए मुल्क जायदाद यहीं पर रह गई। अब इस जायदाद को भारत सरकार बेचने की तैयारी में है। शत्रु संपत्ति एक और तरह की भी होती है। जब दो देशों में युद्ध छिड़ जाए तब भी सरकार अपने दुश्मन देश के नागरिकों की मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी एक तरह से जब्त कर लेती है, ताकि दुश्मन देश लड़ाई के दौरान इसका फायदा न उठा सके। ऐसा दुनिया भर में होता रहा है। वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मन्स की प्रॉपर्टी ऐसे ही कब्जे में कर ली थी। उन्नीस में भारत चाइना जंग हुई। 65 और 71 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। उस वक्त भी इंडिया ने भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागरिकों की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली थी। इस मामले के लिए 1968 में पारित एक शत्रु संपत्ति अधिनियम भी है। इस अधिनियम के तहत ऐसी तमाम संपत्तियों के मालिकान को अपनी जायदाद के रख रखाव के लिए कुछ अधिकार भी हासिल हैं। हालांकि ये अधिकार साफ स्पष्ट नहीं है और इसी के चलते कई मामले अदालत में हैं। ऐसे तमाम मामलों में सबसे ज्यादा मशहूर हैं राजा महमूदाबाद और उनके वारिसों का केस। ये केस बड़ा दिलचस्प है तो लंबी दास्तान भी। 2017 में राजनाथ सिंह ने सदन में बोलते हुए इस अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि जो संपत्तियां जब्त की जा रही हैं उनको सरकार के कब्जे में लेना सही है। राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो राजा महमूदाबाद ने किस प्रकार से इस क्लेम को किया, अब यह हमारी समझ के बाहर है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनका इस पर कोई क्लेम बनता ही नहीं है, फिर भी उन्होंने इस पर क्लेम किया। और इन क्लेम्स का भारत में स्थित एनिमी प्रॉपर्टी के साथ कोई संबंध बनता नहीं है, इसलिए उनके क्लेम करने का भी कोई औचित्य नहीं था। मोहम्मद सलीम साहब ने एक बात कही है कि पार्टीशन के टाइम पर छोड़ी गई संपत्तियां इवैक्यू प्रॉपर्टी कहलाती हैं। आपने कहा कि उसको आपने एनिमी प्रॉपर्टी कैसे मान लिया? एनिमी प्रॉपर्टी नहीं माना है, उनको जिसने छोड़ा है इवैक्यू प्रॉपर्टी माना है, उसे एनिमी प्रॉपर्टी नहीं माना है। और यह जो इवैक्यू एक्ट है उससे यह गवर्न होता है और यह पूरी तरह से दूसरा विषय है, इसलिए इसके संबंध में भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अधीर रंजन जी चौधरी ने एक सवाल खड़ा किया कि सभी एनिमी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है। इस संबंध में भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं उनको पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लिया गया है और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो बची भी होंगी बाद में आइडेंटिफाई कर ली जाएंगी। सीतापुर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान नाम के एक शख्स ने 40 साल से ज़्यादा अरसा अपने विरसे की लड़ाई के लिए लगाया। उनका ताल्लुक़ यूपी के सीतापुर से है। यहाँ कभी उनके पुरखों की रियासत हुआ करती थी। आज भी मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान को राजा महमूदाबाद कहा जाता है।
जब बंटवारा हुआ था तब उनके पिताजी आमिर अहमद खान इराक चले गए थे। बाद में सन 57 में उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन बेटे ने नहीं ली, वो भारतीय नागरिक ही बने रहे। जब पाकिस्तान के साथ 65 की लड़ाई हुई, सरकार ने राजा महमूदाबाद की तमाम प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। राजा महमूदाबाद की बेशुमार जमीनें लखनऊ, सीतापुर, नैनीताल में फैली हुई हैं। राजा महमूदाबाद कोर्ट गए, इंदिरा गांधी से लेकर मोरारजी देसाई तक कई प्रधानमंत्रियों से गुहार लगाई, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर कुछ हुआ भी तो न्यायपालिका के रास्ते। राजा महमूदाबाद मामले में पहले मुंबई हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला राजा के हक में दिया। कहा गया कि राजा साहब भारत के नागरिक हैं और किसी तरह से राष्ट्र के शत्रु नहीं हैं, लिहाजा उनकी सारी जायदाद उन्हें वापस कर दी जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे तमाम केसेस का भट्टा बिठा देगा, एक नजीर बन जाएगा, जिसकी वजह से सरकार को ऐसी बहुत सी संपत्तियों से हाथ धोना पड़ जाएगा। हुकूमत ने 1968 के बने इस एक्ट में संशोधन करने की सोची। 17 मार्च 2017 को अमेंडमेंट भी हो गया। नए कानून के हिसाब से एनिमी प्रॉपर्टी की व्याख्या बदल गई। अब वो लोग भी शत्रु हैं जो भले ही भारत के नागरिक हैं, लेकिन जिन्हें विरासत में ऐसी संपत्ति मिली जो किसी पाकिस्तानी नागरिक के नाम है। इसी संशोधन ने सरकार को ऐसी प्रॉपर्टी बेचने का भी अधिकार दे दिया, जो बेसिकली बात ऐसी हो गई है कि इस तरह की तमाम संपत्तियों के मालिकाना हक स्टेट यानी हुकूमत के पास चले गए। नतीजतन राजा महमूदाबाद की सारी संपत्ति अब भारत सरकार की है। मेरी समझ में नहीं आती कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कैसे है। जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान द्वारा हड़प की गई, वह तो भारत के सिटीजन्स को या उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं वापस नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूं कदाचित यह नेचुरल जस्टिस तो यही होगा कि पाकिस्तानी नागरिकों की जो संपत्तियां हैं उनको या उनके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं दी जाए। यह कैसे कहा जा रहा है? उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर दिया और यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनको जो है वापस किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह नेचुरल जस्टिस के सर्वथा खिलाफ होगा, अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कही गई है कि इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यह भी हमारी समझ के परे है। कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है? यह सारी प्रॉपर्टी एनिमी और एनिमी के हेयर्स माने एनिमी के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी थी। अब भारत सरकार की वह कस्टडी में है, कोई अन्य तो इसका मालिक नहीं हो सकता है। अगर कोई किराएदार अवैध रूप से किराएदार है तो मिल्कियत भारत सरकार की हो या किसी अन्य की, उसे किराएदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उस किराएदार पर भी जो भी नियम लागू हुआ, टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी रूल्स, यह सब सारे प्रोविजंस उसके ऊपर लागू होंगे। अतः किसी भी भारत के नागरिक का कोई हक इसमें नहीं छीना जा रहा है। यह पूरी तरह से इस संबंध में क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी को इस संबंध में संदेह नहीं करना चाहिए। बस शर्त यह है कि वह दुश्मन या दुश्मन का उत्तराधिकारी न हो, यानी एनिमी न हो और एनिमी का हेयर न हो, उत्तराधिकारी न हो। दूसरा डिसेंट जो था अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी, यह वक्त राइट टू इक्वलिटी को हम नहीं मान रही है सरकार। उस संबंध में कहना चाहूंगा कि डिसेंट नोट में इन वर्तमान संशोधनों को आर्टिकल 14 के विरुद्ध बताया गया है और कहा गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत रीजनेबल क्लासिफिकेशन जायज है। इस बिल के प्रोविजंस सारे एनिमी प्रॉपर्टीज पर समान रूप से लागू होते हैं तथा एक एनिमी प्रॉपर्टी से दूसरी एनिमी प्रॉपर्टी के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात नहीं होता है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि चिन्हित की गई शत्रु संपत्तियां कितनी हैं और इसे बेचने के लिए कितनी कंपनियां और शेयरधारक सक्रिय हैं। आप
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत सरकार ने अब तक कोई 9,400 शत्रु संपत्तियों की पहचान की है। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों के नाम है। इन्हीं में से कुछ को भारत सरकार बेचने जा रही है। ज्यादातर बिक्री उन शेयर्स की होगी जो शत्रु संपत्तियों में आने वाली कंपनियों के हैं। ऐसी कुल 996 कंपनियां हैं, जिनमें से सिर्फ 588 ही सक्रिय हैं। इन 996 कंपनियों में कुल 20,323 शेयरधारक हैं। इनके 6,50,75,877 शेयर CEPI यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया के कब्जे में है। मोदी सरकार इन्हीं शेयर्स को बेचकर 3,000 करोड़ जुटाएगी। यूपी के कानपुर में भी शत्रु संपत्तियों का खेल है। कानपुर के स्वरूप नगर को एक शत्रु संपत्ति ऐसी है जो सूची में दर्ज है, लेकिन RTI की सूचना में उसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि इस शत्रु संपत्ति को लेकर मामले की सुनवाई कोर्ट तक भी हो चुकी है। इसके अलावा और भी संपत्तियां हैं जो शत्रु संपत्तियों में शामिल हैं। शत्रु संपत्ति की सूची में एक ऐसी भी संपत्ति है जो सूची में शामिल बताई जाती है, लेकिन RTI से दी गई सूचना में उसको शत्रु संपत्ति नहीं माना गया। स्वरूप नगर स्थित संपत्ति पर किराएदार ने शत्रु संपत्ति होने का दावा करते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया था और कोर्ट में भी सुनवाई चली। चूंकि शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक की ओर से दी गई जन सूचना में साफ है कि ये संपत्ति शामिल नहीं है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर किस स्तर पर इसे शत्रु संपत्ति की सूची में शामिल किया गया। जाहिर है कहीं न कहीं सूची तैयार करने में खेल किया गया है। स्वरूप नगर में प्लॉट संख्या 86 स्कीम 7B गुटैया नगर निगम संख्या 7/196 को लेकर शिकायत की गई थी कि ये शत्रु संपत्ति है। ये संपत्ति महमूदा बेगम ने वर्ष 1942 में खरीदी थी, लेकिन देश की आजादी से पहले ही वो पाकिस्तान चली गई थी, जिसके बाद 31 दिसंबर 1959 को ये संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई थी। शिकायत के बाद ये मामला काफी चर्चा में रहा और संपत्ति को शत्रु संपत्ति की सूची में भी शामिल कर लिया गया। इस संबंध में मोहम्मद सलीस ने भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय से जन सूचना मांगी थी। मार्च 2018 में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें जवाब दिया गया उपरोक्त पते से संबंधित दस्तावेज अभी तक इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। गौरतलब हो कि बीते दिनों शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक संयुक्त सचिव सौरभ रे ने शहर की शत्रु संपत्तियों का सर्वे किया था, जिसमें ये मामला फिर चर्चा में आया था। इस संबंध में एक सूची जारी हुई, जिसमें 7/196 से जुड़ी संपत्ति का भी जिक्र था। हालांकि इस संबंध में अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। आज़ादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए, उनकी संपत्तियों को भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में आदेश 10 सितंबर 1959 में जारी किया गया, जिसके बाद दूसरा आदेश 18 दिसंबर 1971 को जारी किया गया। देश भर में ऐसी सभी संपत्तियां शत्रु संपत्ति स्वतः घोषित हो गई। शत्रु संपत्ति मामले में सपा नेता और कई बार विधायक रहे आजम खान का नाम भी चर्चा में रहा। लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मई माह में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि आजम खान को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन पहले ही एक और मुकदमे में उनका नाम शामिल हो गया था। अदालत ने उस मामले में उन्हें वारंट जारी कर दिया है। आजम खान को जेल से बाहर आने के लिए अब इस मामले में भी जमानत लेनी होगी। आजम खान के खिलाफ एक दस्तावेज पर 3 स्कूलों की मान्यता लेने का आरोप लगा है।
आजम खां का नाम जिस मुकदमे में शामिल हुआ है उसमें उनकी पत्नी पहले से ही आरोपित हैं। आरोप है कि आजम खां के परिवार ने रामपुर में यतीम खाने की जमीन पर न सिर्फ रामपुर पब्लिक स्कूल का निर्माण कराया बल्कि एक स्कूल के दस्तावेज पर 3 स्कूलों की मान्यता भी ले ली। इसके लिए आजम खां ने नेशनल बिल्डिंग कोड का गलत प्रमाण पत्र भी पेश किया। साल 2020 में इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच के बाद आजम खान की पत्नी पूर्व विधायक व पूर्व राज्यसभा सदस्य तजीन फातिमा के खिलाफ इस मामले में 420 में मुकदमा दर्ज हुआ। इस गंभीर मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। बाद में मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले को दोबारा जांच की मांग की थी। दोबारा हुई जांच में नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट गलत निकला था। रामपुर के एसपी अशोक कुमार ने बताया कि मुकदमे के वादी ने इस मामले में आरोप लगाया था कि विवेचना अधिकारी ने उनकी पूरी बात नहीं सुनी, इसलिए दोबारा विवेचना के लिए कोर्ट से अनुमति ली गई। तब पाया गया कि ये स्कूल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का है और इसके अध्यक्ष आजम खां हैं, इसलिए वो भी आरोपित हैं। इसके बाद आजम खां का नाम मुकदमे में शामिल करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था। इस मामले में आरोपित बनाए जाने के चलते आजम भी जेल से रिहाई नहीं मिल सकेगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत से पाकिस्तान जाकर बसे लोगों की संपत्ति को किस तरह से शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बीती 11 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसी मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने रामपुर के जिलाधिकारी को 30 जून 2022 तक जौहर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित शत्रु संपत्ति का कब्जा लेने और एक चहारदीवारी खड़ी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने अपने निर्देश में कहा है कि जमीन का कब्जा लेने की कवायद जिलाधिकारी रामपुर की संतुष्टि के मुताबिक पूरा होने पर आजम खान की अंतरिम जमानत नियमित जमानत में तब्दील हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 13.842 हेक्टेयर की विवादित जमीन इमामुद्दीन कुरैशी नाम के व्यक्ति की थी, जो देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। अदालत ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जमानत किसी भी आरोपी का अधिकार है और जेल अपवाद है, इसलिए मानवीय आधार पर यह अदालत याचिकाकर्ता के खराब होते स्वास्थ्य, बढ़ती आयु और जेल में बिताई अवधि को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत की अर्जी मंजूर करती है। अदालत ने कहा था कि निचली अदालत याचिकाकर्ता की रिहाई के बाद 1 साल के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगी। किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा। उल्लेखनीय है कि आजम खान और अन्य लोगों पर कथित तौर पर शत्रु संपत्ति हड़पने
और सैकड़ों करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए रामपुर के आजम नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इन 84 मामलों में से 81 मामले 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और बाद की अवधि के दौरान दर्ज किए गए थे। अपनी जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ओर से दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ ने राज्य सरकार को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा था ये क्या है, उन्हें जाने क्यों नहीं दिया गया, वो 2 साल से जेल में बंद हैं। 1 या 2 मामलों में ठीक है, लेकिन ये 89 मामलों में नहीं हो सकता है। जब भी उन्हें जमानत मिलती है तो उनको फिर से किसी और प्रकरण में जेल भेज दिया जाता है। आप यानी सरकार जवाब दाखिल करे। खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि एक चिंताजनक मामला है जिस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा था कि गलत धारणा बनाई जा रही है। खान के खिलाफ दर्ज प्रत्येक मामले में कुछ न कुछ सार है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि ये न्याय का मजाक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परियोजना के लिए शत्रु संपत्ति हड़पने के प्रकरण में खान की जमानत अर्जी पर 5 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम? शत्रु संपत्ति अधिनियम को 1968 से ही प्रभावी माना गया है। कस्टोडियन, जो कि अमूमन सरकार ही होती है, ऐसी प्रॉपर्टी का मालिक मान लिया गया है। भारतीय नागरिक शत्रु संपत्ति विरासत में किसी को दे नहीं सकते। बेची गई ऐसी संपत्तियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार ने अब तक 9,400 शत्रु संपत्तियों की पहचान की है। इसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों के नाम हैं। इन्हीं में से कुछ को भारत सरकार बेचने जा रही है। ज्यादातर बिक्री उन शेयर्स की होगी जो शत्रु संपत्ति में आने वाली कंपनियों के हैं। ऐसी कुल 996 कंपनियां हैं, जिनमें से सिर्फ 588 ही सक्रिय हैं। इन 996 कंपनियों में कुल 20,323 शेयर धारक हैं। इनके 6,50,75,877 शेयर CEPI यानी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के कब्जे में हैं। मोदी सरकार इन्हीं शेयर्स को बेचकर 3,000 करोड़ जुटाएगी। कानपुर नगर और कानपुर देहात में भी शत्रु संपत्तियों का खेल का खुलासा हुआ है। कानपुर के स्वरूप नगर की एक शत्रु संपत्ति ऐसी है जो सूची में दर्ज है, लेकिन RTI की सूचना में उसकी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि इस शत्रु संपत्ति को लेकर मामले की सुनवाई कोर्ट तक हो चुकी है। स्वरूप नगर स्थित इस संपत्ति पर किराएदार ने शत्रु संपत्ति होने का दावा करते हुए शिकायत की थी, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया और कोर्ट में भी सुनवाई चली। चूंकि शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक की ओर से दी गई जन सूचना में साफ है कि ये संपत्ति शामिल नहीं है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर किस स्तर पर इसे शत्रु संपत्ति की सूची में शामिल किया गया। जाहिर है कहीं ना कहीं सूची तैयार करने में खेल किया गया है। स्वरूप नगर में प्लाट संख्या 86 को लेकर शिकायत की गई थी कि ये शत्रु संपत्ति है। ये संपत्ति महमूदा बेगम ने वर्ष 1942 में खरीदी थी, लेकिन देश की आज़ादी से पहले ही वो पाकिस्तान चली गई थी, जिसके बाद 31 दिसंबर 1959 को ये संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। शिकायत के बाद ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा और संपत्ति को शत्रु संपत्ति की सूची में भी शामिल कर लिया गया। इस संबंध में मोहम्मद सलीस ने भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय में से जनसूचना मांगी है। मार्च 2018 में सूचना प्राप्त हुई, जिसमें जवाब दिया गया कि उपरोक्त पते से संबंधित दस्तावेज अभी तक इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि बीते दिनों शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक संयुक्त सचिव सौरभ रे ने शहर की शत्रु संपत्तियों का सर्वे किया था, जिसमें यह मामला फिर चर्चा में आया। कानपुर में 86 नई शत्रु संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इसकी जानकारी भारत सरकार तक पहुंच चुकी है। यूपी में अब शत्रु संपत्ति के मामले में कानपुर नंबर 1 हो गया है। कुल 98 शत्रु संपत्तियां यूपी के किसी भी जिले में नहीं हैं। जल्द ही पूरे जिले का सर्वे होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
शत्रु संपत्ति का रखरखाव करने वाले जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में शत्रु संपत्तियां 12 हैं। उन पर भी बड़े पैमाने पर कब्जे, अस्पताल, अपार्टमेंट और कई अवैध कारोबार हो रहे हैं। भारत सरकार भी अब लगातार कब्जों की चपेट में आ रही शत्रु संपत्ति को लेकर अलर्ट हो गई है। इसलिए अभिरक्षक संयुक्त सचिव भारत सरकार सौरभ रे को भेजा गया। उन्होंने जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कानपुर जिले में 86 नई संपत्तियों के मिलने की जानकारी दी गई है। इससे प्रशासनिक अफसर भी चौंक गए हैं। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील में कानपुर इटावा हाईवे किनारे 12 गांव स्थित है। आजादी के बाद देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान बना तो यहाँ के लोग वहाँ रहने चले गए। उनकी जमीनें अभी भी यहाँ हैं। कई वर्षों तक ये जमीनें खाली रहीं, लेकिन आबादी बढ़ने पर कुछ लोगों ने यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया। डीएम के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने पाकिस्तानियों के नाम दर्ज जमीनों का ब्यौरा तैयार करवाया है। 12 गांव की इंतखाब खतौनी में पाकिस्तान निवासी शराफत खां, जमील खां, असलम, नियाज अहमद, मोहम्मद अहमद व खालिद अहमद खां के नाम जमीनें दर्ज हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जिनके नाम जमीनें दर्ज हैं वो यहां कभी वापस नहीं आए। लेखपाल योगेंद्र कटियार कहते हैं कि राजस्व अभिलेख में पाकिस्तान निवासी लोगों के नाम दर्ज देखे, लेकिन कोई शिकायत न होने पर ध्यान नहीं दिया। कानपुर में 86 नई शत्रु संपत्ति मिलने के बाद जिला नंबर 1 हो गया है। इसकी जानकारी भारत सरकार तक पहुंच चुकी है। यूपी में अब शत्रु संपत्ति के मामले में कानपुर नंबर 1 है। इतनी शत्रु संपत्तियां यूपी के किसी भी जिले में नहीं है। जल्द ही पूरे जिले का सर्वे होगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। शत्रु संपत्ति का रखरखाव करने वाले जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में शत्रु संपत्तियां मात्र 12 हैं। उन पर भी बड़े पैमाने पर कब्जे, अस्पताल, अपार्टमेंट और कई अवैध कारोबार हो रहे हैं। भारत सरकार भी अब लगातार कब्जों की चपेट में आ रही है। शत्रु संपत्ति को लेकर आज अलर्ट हो गई है। इसलिए अभिरक्षक संयुक्त सचिव भारत सरकार सौरभ रे को भेजा गया। उन्होंने जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसमें कानपुर जिले में 86 नई संपत्तियों के मिलने की जानकारी दी गई। इसमें प्रशासनिक अफसर भी चौंक गए। इतने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर कौन रह रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं हो सकी। सर्वे होने के बाद नई संपत्तियों को लेने और उनके खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई। फिलहाल जिले में 3 नई संपत्तियां जिनको शत्रु संपत्ति घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इसकी जांच एसीएम दीपक पाल कर चुके हैं। उनकी रिपोर्ट अभिरक्षक शत्रु संपत्ति को भेजी जा चुकी है। फैसला जल्द ही भारत सरकार लेगी। बेकनगंज, नाला रोड, चमनगंज और कंगी मोहाल की बेशकीमती जमीनों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाएगा। इन संपत्तियों पर भी काफ़ी कब्जे हैं। फिलहाल ये शत्रु संपत्तियां स्वरूपनगर, चमनगंज, दलेलपुरवा, हीरामनकापुरवा, कंगी मोहाल, बेकनगंज में बताई जा रही हैं। शत्रु की संपत्ति में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।